एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पर हमारे साथ बैठे हैं एक टॉपर, एक ऑफिसर जो कई स्टूडेंट्स का सपना है। कितने लाखों में स्टूडेंट्स यहाँ पर इंजीनियरिंग सर्विसेज की एग्जामिनेशन को दिलाते हैं और सिर्फ एक ही सपना लेके रखते हैं कि ग्रेड ए ऑफिसर बनेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो यहाँ पर हमारे साथ ऐसे ही एक टॉपर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए स्टूडेंट्स को। थैंक यू आशीष। हाय एवरीवन, मेरा नाम आकाश त्रिनेत्र है। मैंने अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक एनआईटी इलाहाबाद से किया हुआ है और यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज 2013 बैच के थ्रू मैंने इंडियन रेलवेज ज्वाइन किया। Currently, I am posted as Deputy Chief Electrical Engineer in Central Organization for Railway Electrification, headquartered at प्रयागराज। तो सर की ये बहुत बड़ा बड़प्पन है कि सर ने अपना रैंक मेंशन नहीं किया। सर का रैंक है 18th। मतलब कई लोगों का सपना होता है 18th रैंक लाना, मतलब क्योंकि लाखों दिलाते हैं सर, और उसमें ये 18 नंबर बड़ा मेंशन करना इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि बहुत सारे चेंज होते हैं 18 में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो सर ये है, हम लोग इसको ना बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स कवर करने वाले हैं। किसी को भी कोई भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं चेक करता रहूंगा। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करते जाइए यार, क्या पता किसी की जिंदगी बदल जाए सिर्फ एक इस इंटरव्यू में। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ पता है? क्योंकि सर से जब मैं बात कर रहा था, उन्होंने सीधे से एक बात की, मैं बड़ा मीडियोकर स्टूडेंट रहा हूँ। मीडियोकर मतलब आम लोगों की तरह, ऐसा नहीं कि बचपन से ही टॉप कर रहे हैं, हर एक चीज हो रही है। उन्होंने कहा कि सिंपल सिंपल चीजों से वो सीखते हुए आए और अब हम लोग उसी चीज को पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। सर, आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि आपको क्या लगता है, आप कैसे हैं, आपका स्कूल टाइम कॉलेज टाइम कैसा रहा है? मैं आपको पूरे रास्ते में लेके जाऊंगा, आप बस पहले अपने बारे में बताते जाइए। आशीष, स्कूलिंग जो है मेरी मोस्टली जब से स्कूलिंग पार्ट रेलेवेंट होता है, पहले तो बहुत छोटे होते हैं हम, क्लास 7 से मैंने जो है सेंट जोसेफ्स कॉलेज इलाहाबाद से स्कूलिंग की हुई है। और स्कूल का एक्सपीरियंस बहुत सभी का बहुत मेमोरेबल होता है, मेरा भी रहा है। हमारे स्कूल में पढ़ाई पे तो फोकस रहता था, उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर्स को बहुत प्रमोट करते थे। तो वहीं से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, इन सब में बहुत इंटरेस्ट जनरेट हुआ। क्रिकेट मैं बहुत पहले से खेलता था, तो मतलब बचपन से ही खेलता था बेसिकली। तो वहाँ पे और स्किल को पॉलिश करने का मौका मिला। और स्कूल लाइफ 10th और 12th काफ़ी कहना चाहिए कि स्टडीज़ वाइज मेरे ग्रेड्स भी एवरेज थे। आई सिक्योर्ड अराउंड 84% इन क्लास 10th एंड 82% इन क्लास 12th फ्रॉम आईसीएसई बोर्ड। तो इट इज़ कहना चाहिए कि एवरेज ही स्कोर्स थे ये उस टाइम पे भी। टॉपर्स वर रीचिंग अराउंड 93-94%। तो वो रहा। बट स्टार्टिंग से ही, इनफैक्ट क्लास 10 से मैथ्स में इंटरेस्ट बहुत रहा मेरा। मैथमेटिक्स मेरा थोड़ा सा स्पेशल इंटरेस्ट रहता था, और एक सब्जेक्ट जिसमें इंटरेस्ट नहीं रहता था, जिसमें मैं बहुत स्ट्रगल भी किया, इट वाज केमिस्ट्री। ये सबका रहता है सर, ये तो बिल्कुल रहता है। मुझे ना मेन सर आपसे ये जानना है कि वो स्टूडेंट जो टॉपर के आसपास नहीं हुआ करता था, आज वो इतने बड़े एग्जामिनेशन, वो भी यूपीएससी को क्रैक करते हुए इतने अच्छे रैंक को कैसे लेके आ गए? ये मतलब ये चेंज ऑफ फेस आया कब, कैसे, ऐसी क्या घटना हुई? नहीं, घटना ऐसा कुछ नहीं होता। क्या है कि बोर्ड्स के एग्जाम में स्कोर करना इज अ कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो। मतलब क्या है कि कुछ लोग कंसेप्चुअली अच्छे होते हैं, जिनको कॉन्सेप्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है या उसको पकड़ के चलते हैं। कई लोग दे मग अप थिंग्स वेल। तो बोर्ड एग्जाम्स मोर और लेस, जो लोग मग अप अच्छा कर लेते हैं उनके स्कोर्स अच्छे आते हैं। तो बोर्ड एग्जाम्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आप कंपेयर नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट अ जस्टिफाइड कंपैरिजन। फिर वहाँ पे जब आपका कमांड अच्छा होता है या आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग होते हो, तो इट पेज ऑफ इन दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो एंट्रेंस हम देते हैं इंजीनियरिंग का या आप जिस भी फील्ड में हो। तो जब हम 12th पास आउट हुआ, तो इंजीनियरिंग के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे थे। उस टाइम पे भी थोड़ा सा ड्रॉबैक वही रहता था कि केमिस्ट्री पोर्शन थोड़ा वीक रहता था और मैथ्स और फिजिक्स में स्कोर्स अच्छे रहते थे। तो समहाउ AIEEE का उस समय एग्जाम हुआ करता था, जो जैसे कि अब जेई मेंस एंड एडवांस हम बोलते हैं।
तो AIEEE में जो है एक रेस्पेक्टफुल रैंक आ गई और मोतीलाल मिल गया, मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद। ऑल्दो मैं इलाहाबाद का था तो मेरा MNIT लेने का मन नहीं था, जैसा सबका होता है कि घर से बाहर निकलना है। और दिल्ली तो मैं NSIT में भी एडमिशन लेके आया था बट जो है फिर फाइनली MNIT ज्वाइन कर लिया। वहां पर की जर्नी कैसी थी सर? MNIT जब मैंने ज्वाइन किया था, मेरी स्टार्टिंग में मेरी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग थी। फिर ऑप्शन होता था उस टाइम पे ब्रांच स्लाइडिंग का, उसके थ्रू मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल हो गई। प्रेफरेंस थी मेरी इलेक्ट्रिकल, मैंने ऊपर डाला हुआ था। तो जब मैं MNIT ज्वाइन किया था तो थोड़ा सा मन में था कि यहाँ की लाइफ कैसी होगी, और बहुत अट्रैक्टिव लगता था कि दिल्ली वगैरह आप जाओगे, वहाँ का कल्चर थोड़ा बेटर है और क्राउड भी अच्छा होगा एंड व्हाटएवर, ऐसा परसेप्शन था या मिस परसेप्शन था कह सकते हैं। ऑल्दो मैं उनके बारे में कमेंट नहीं कर सकता जहाँ पे मैं नहीं रहा हूँ, बट ये मैं कह सकता हूँ कि MNIT इलाहाबाद की जो जर्नी रही है मेरी, इट्स बीन द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ फॉर श्योर। मतलब इसमें कोई शक नहीं है। ये इंस्टीट्यूट जो है, इट इज़ अ वंडरफुल इंस्टीट्यूट इन एवरी सेंस। तो यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम जो मेरे दोस्त बने और जिस तरह का एनवायरनमेंट मिला यहाँ पे, जिस तरह का एक्सपोजर मिला, और हर तरीके से एक जो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है जो होना चाहिए, आपको कॉलेज से मिलना चाहिए वो, और एक जो आप कॉन्फिडेंस लेके निकलते हो कॉलेज से, इस कॉलेज ने बहुत कुछ दिया। तो आई हैव नो डाउट कि ये मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था कि मैंने MNIT इलाहाबाद ज्वाइन किया। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, मुझे बोलते हैं ना सर, अच्छे के लिए होता है। और खासकर ना सर वो भी बात होती है ना कि लास्ट में जब आप किसी पोजीशन पे पहुंच जाते हो, कनेक्ट करते हो ना डॉट्स को, तो पता चलता है एग्जैक्टली, अच्छा हाँ ये एग्जैक्टली ये इसलिए हुआ था, बिल्कुल। और ये तो हुआ सर तो अच्छा ये हुआ। अचानक से मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है सर, है ना? आप गेट भी दिला सकते थे, गेट में भी कुछ कर सकते थे, आप UPSC सिविल सर्विसेज कर सकते थे, आप इंजीनियरिंग सर्विसेज को ही क्यों चुना आपने? मतलब ये इंक्लिनेशन आया कब, कैसे? एक्चुअली क्या है कि ये रियलाइजेशन था कॉलेज टाइम से ही कि अपनी कुछ टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड ही कोर जॉब करनी है। तो जब ज्वाइन किया था या जब कॉलेज में फाइनल ईयर में भी थे, तब प्रायोरिटी उस समय प्लेसमेंट हुआ करती थी कि किसी अच्छी फर्म में प्लेस होना है। ऑल्दो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा नॉन टेक की तरफ भी रहता था, नॉन टेक में मुझे कंसल्टेंसी फील्ड में थोड़ा इंटरेस्ट था। तो मैंने सोचा था कि जैसी भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर कंसल्टेंसी में मिलती है तो वहाँ पे टेकअप कर सकते हैं, अदरवाइज कोर में हमेशा प्रायोरिटी थी कि कोर सेक्टर में काम करना है। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज, UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन इन इंजीनियरिंग सेक्टर। मतलब अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो तो जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में गवर्नमेंट से एसोसिएटेड होने की, वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू ही मिलती है, क्योंकि ऑल द मेजर डिपार्टमेंट्स आर बेसिकली एसोसिएटेड विद इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, जहाँ पे इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है। तो फाइनल ईयर में ही ये डिसाइड कर लिया था कि इंजीनियरिंग सर्विसेज अटेम्प्ट करना है। और बट एक जगह कहीं ये भी था कि मतलब मन में डाउट था कि अभी 1 साल या 2 साल जॉब कर लेते हैं, या जॉब के साथ करते हैं प्रिपरेशन, या फिर जॉब ड्रॉप करके करें। तो एक डायलेमा वाली सिचुएशन थी। बट वही है, जैसे आप बोल रहे हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरी जिस कंपनी में मेरी प्लेसमेंट हुई थी, मेरी 2 जॉब्स लगी थी कैंपस से, एक IT सेक्टर में थी, एक कोर सेक्टर में थी। तो जो कोर सेक्टर की मेरी फर्म थी, उस टाइम पे उसमें कुछ इश्यूज आ गए थे जब मेरी ज्वाइनिंग आने वाली थी। तो उन्होंने ज्वाइनिंग थोड़ी डिफर कर दी, ज्वाइनिंग 3 महीने के करीब डिफर की थी उन्होंने। अब जब वो ज्वाइनिंग डिफर कर दी, आप कॉलेज से पास आउट हो गए हो और 3 महीने डिफर हुई है, और उस कंडीशन को देखते हुए यू आर नॉट श्योर कि वो फर्दर डिफर हो सकती है या ज्वाइनिंग आएगी कि नहीं आएगी, तो फिर आप ऑप्शंस एक्सरसाइज करने लग जाते हो या अपने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने लग जाते हो। तो उस समय वहाँ पे जो है मोटिवेशन मिला, और एक कहना चाहिए कि अपने आप ही वो डायरेक्शन मिल गया कि प्रिपरेशन करने का टाइम मिला। तो वहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट की। प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए मैंने सोचा कि कॉलेज में मैंने ये चीज़ मिस आउट कर दी। कॉलेज में बहुत ही मीडियोकर रिकॉर्ड था मेरा,
मेरी फाइनल CGPA जो थी वो 6.93 थी जब मैं पास आउट हुआ कॉलेज से। कॉलेज से पास आउट होने के बाद ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए, वो ज्वाइनिंग डिफर होना एंड एवरीथिंग, तो मुझे लगा कि आई शुड, अब जो मेरा एम्बिशन था या मैं जो करना चाहता था उसके लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट भी क्रिएट हो गया है समहाउ। तो आई शुड स्टार्ट माय प्रिपरेशन फॉर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन। So I headed to Delhi. I took coaching from there and मैंने प्रिपरेशन किया और फॉर्चुनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेस मिली और आई सिक्योर्ड 18th रैंक इन UPSC इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2013। बहुत सही, मतलब भैया आपने अपना सुना और उस डायरेक्शन में निकले, क्योंकि लोग इसी चीज में बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या मैं अभी अर्न करना ही चालू कर दूं या फिर मेरे को नहीं ड्रॉप बिल्कुल लेना हाँ, चाहिए, एक वो स्टेज जो होता है वो डिलेमा वाला, और वो उस टाइम पे डिसीजन लेना, वो पहला डिसीजन लेना वही अपने आप में बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है कि आपके पास एक जॉब है, रेस्पेक्टफुल जॉब है, और आप उसको ज्वाइन ना करके आप किसी नई टेरिटरी में जाते हो जहाँ पे सक्सेस गारंटी नहीं है कि आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। बट हाँ, जिस चीज़ के लिए आप ट्राई करना चाह रहे हो वो आपका एम भी है, और आप इट इज़ ऑल्सो फार बेटर देन वॉट यू आर हैविंग राइट नाउ। तो जब आप ओवर द टाइम देखते हो और उस चीज़ को आप चाह रहे होते हो कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, तो अपने आप करेज आ जाता है एंड यू गिव योर बेस्ट। सर अभी तो सबसे बड़ा आपका नॉलेज का खजाना हम लोग यहीं पर से निकालना चाहते हैं कि आप इतने साल से पोस्टेड हैं, इतने साल से जॉब कर रहे हैं, 6 से 7 सालों में आपने किन किन चीजों में चेंज देखा, मतलब आप किस तरीके से ज्वाइन किए थे, है ना, फिर आपने अपने जॉब प्रोफाइल में क्या चेंजेस देखे प्रमोशन के साथ साथ, कि आपको क्या क्या प्रोफाइल में वर्क करना पड़ा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जब मैं पहले तो हमारी 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है रेलवेज की, वो ट्रेनिंग जो होती है वो काफ़ी एक्सटेंसिव होती है, और उसमें रेलवे से इलेक्ट्रिकल और बाकी अदर डिपार्टमेंट्स का भी एक ब्रॉड आइडिया दे दिया जाता है उसमें कि वर्किंग कैसी होती है और रेलवेज में आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है और आप क्या ड्यूटीज़ या क्या टास्क परफॉर्म करोगे। तो जब मैंने जॉब मतलब पोस्टिंग, मुझे मेरी पहली पोस्टिंग आई, तो मैं ज्वाइन किया था एज ADEETRD, AETRD बोलते हैं उसको, इट्स असिस्टेंट डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिकल का इट इज़ वन ऑफ द की एरियाज, क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रिक ट्रेन्स जो होती है जिनका ऑपरेशन होता है वो TRD डिपार्टमेंट ही हैंडल करता है, और जो पूरे एसेट्स होते हैं उसका मेंटेनेंस और उसका जो रियल टाइम में जो ऑपरेशन होता है, कंट्रोल सेंटर होता है, वो सब ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन के पास होता है। तो यहाँ पे मेरी पहली पोस्टिंग हुई, पहली पोस्टिंग सब डिवीजन में थी मेरी, तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट चार्ज में था मैं, और काफ़ी चैलेंजिंग होता है जब आप पहली पोस्टिंग में ही आप इंडिपेंडेंट चार्ज में होते हो एंड यू हैव टू हेड एंटायर टीम ऑफ वेरी एक्सपीरियंस सुपरवाइजर्स एंड अदर स्टाफ। तो काफ़ी चैलेंजिंग होता है स्टार्टिंग में। पहले तो आपको चीज़ें समझनी होती हैं, उनसे हेल्प लेके उनको मैनेज करना। तो जो लोग आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जो इन्हें बहुत इन डेप्थ नॉलेज है, तो पहले आपको उनके लेवल तक पहुंचना होगा नॉलेज के टर्म्स में, और आपको जो पूरा ओवरऑल मैनेजमेंट करना है, प्लस यू हैव टू इंश्योर दैट सिस्टम रन्स प्रॉपर्ली। इट इज़ अ बिग चैलेंज। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई मेरी। फिर बीच में गवर्नमेंट का काफ़ी थ्रस्ट हुआ कि मतलब हम पूरी अपनी रेलवे को यूनिट ट्रैक्शन बनाए। यूनिट ट्रैक्शन एज एन पूरा रेलवे का जो है ट्रैक्शन, उसको इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन पे उसको शिफ्ट करें। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का बहुत ज़्यादा थ्रस्ट। मतलब पहले भी होता था रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, बट बहुत ही मीडियोकर स्पीड पे चल रहा था। इट स्टार्टेड वे बैक इन 1985-86, बट अभी 2015 से इस पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का थ्रस्ट हो गया। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए, तो उसमें बहुत सारे नए यंग ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट थी, तो बहुत लोगों का ट्रांसफ़र किया गया अलग अलग जोन से रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट यूनिट्स में। तो उसमें से मेरा भी था, तो मैंने वहाँ पे जो है पहली बार ज्वाइन किया, एंड आई ज्वाइंड इन देयर इज दिस डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड रेणुकूट, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में आता है ये बेसिकली
रेणुकूट। वहाँ पे एक हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट विंग होती है वो बेसिकली जैसे हेडक्वार्टर है और अलग अलग प्रोजेक्ट यूनिट्स बना रखे हैं ऑल ओवर इंडिया। तो प्रेजेंटली एज ऑन टुडे 9 प्रोजेक्ट विंग्स हैं जो अलग अलग जगहों पे काम कर रही हैं, पूरे इंडिया के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रही हैं, और नोडल सेंटर या जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन प्रयागराज। तो वहाँ पे ज्वाइन किया। वहाँ पे रोल में चेंज ड्रास्टिक आया, ड्रास्टिक एज इन की अभी तक मैं ऑपरेशन और मेंटेनेंस पोर्शन में था एज ATRD। जब मैं इलेक्ट्रिफिकेशन में ज्वाइन किया तो मेरे पास काम था कि जो एसेट TRD क्रिएट करता है और मेंटेन करता है, ऑपरेट करता है, उसको क्रिएट करने का। तो वहाँ पे पूरा वर्किंग में काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आया। यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट फर्म के जो भी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है उससे वर्क करवाना, सारी प्लानिंग करना, डे टू डे डिवीजन से लाइजनिंग करना, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जिसमें ब्लॉक्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए डिवीजन से लाइजनिंग करना, और बहुत सारी और टेंडर्स वगैरह और इन सब में डील करने का मौका मिला। तो यहाँ पे काफ़ी चेंज आया। एज AEE मैंने यहाँ पे करीबन 2 साल के करीब मैंने काम किया। फिर उसके बाद पहला प्रमोशन मिला मुझे एज एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, EEE बोलते हैं। तो EEE में भी ज्वाइन किया। तो मेरी जो दायरा थोड़ा बड़ा हो गया, बट मोर और लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसी ही थी जो मैं काम कर रहा था। बस अब कोटेशन और टेंडर्स की पावर बढ़ जाती है थोड़ी, और थोड़ा सा जो है वर्क में माइनर सा चेंज आता है फील्ड लेवल पे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि प्रोजेक्ट आप वही देख रहे होते हो, तो आप सेक्शन देख रहे होते हो, किसी सेक्शन को आप मॉनिटर कर रहे होते हो। और उसके बाद EEE में ही मैंने यहाँ पे कोर हेडक्वार्टर में मेरा ट्रांसफ़र हुआ और मैं इलाहाबाद में ज्वाइन किया। और यहाँ पे करीबन 6 महीने एज अ EEE काम करने के बाद मुझे मेरा नेक्स्ट प्रमोशन मिला जो कि था डिप्टी चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का। डिप्टी चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में मैंने जब ज्वाइन किया तो यहाँ पे काफ़ी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया। मतलब अब मैं फील्ड से हट के हेडक्वार्टर में आ चुका था, और जो फील्ड यूनिट्स के जितने भी वर्क वगैरह होते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के, उसकी टेंडरिंग से लेके उसका मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज गवर्न बाय हेडक्वार्टर ओनली। तो मैं यहाँ पे टेंडर्स और कॉन्ट्रैक्ट, पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट और इन सब सारी चीज़ों में, जो कि बेसिकली रिलेटेड टू वर्क एग्जीक्यूशन ऑफ द फील्ड, वो वर्क यहाँ पे मैंने लिया। और यहाँ पे काफ़ी पॉलिसी मेकिंग, क्योंकि हेडक्वार्टर है तो काफ़ी पॉलिसीज़ भी गवर्न होती है यहाँ से, पॉलिसी मेकिंग में काफ़ी इन्वॉल्व हुआ। जो हमारी रिसर्च विंग है उनसे काफ़ी इंटरेक्शन बढ़ गया। और यहाँ पे टेंडरिंग में जब मैं आया तो लर्निंग के लिए बड़ा अच्छा समय था, क्योंकि टेंडरिंग में बहुत सारे बदलाव हुए नए तरीके के। रिवर्स ऑक्शन वगैरह इंट्रोड्यूस हुआ। हम लोग नॉर्मल टेंडर्स करते थे, EPC टाइप टेंडर्स पे शिफ्ट हुए। EPC इज इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट जो जनरल होता है उससे थोड़ा डिफरेंट होता है, तो इस पे शिफ्ट हुए। तो इन अ वे बहुत ही रिच एंड डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस रहा है अभी तक यहाँ कोर हेडक्वार्टर में एज ऑन डेट। सही सर, मतलब इतनी सारी चीजों को आप हैंडल करते हुए अभी तक यहाँ पर पहुंच गया है, वो धीरे धीरे वो जो एक्सपीरियंस के साथ बढ़ते जाता है। स्टूडेंट्स को अभी सबसे ज्यादा स्टार्टिंग में जो बात रहती है वो ये रहता है कि सर पर्क्स इंसेंटिव्स क्या क्या रहते हैं। मतलब आप, अब हम लोग इस चीज को बताने के लिए बहुत ज्यादा एलिजिबल है कि क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं, जैसे कार वगैरह, बंगलो वगैरह, क्या क्या चीजें रहती है, ये सब आप बता सकते हैं? ओके, अभी यहाँ पे करेंटली मुझे गवर्नमेंट की तरफ से बंगलो अलॉटेड है। इट इज़ वेरी नियर बाई टू जो ऑफिस कैंपस है मेरा। इलाहाबाद से जो भी, या प्रयागराज कहना चाहिए मुझे, अब प्रयागराज से जो भी ताल्लुक रखता है उसको पता है कि सिविल लाइंस यहाँ का बहुत प्राइम एरिया माना जाता है। इट इज़ अ कमर्शियल हब बेसिकली। तो सिविल लाइंस में ही हमारा ऑफिस भी है और सिविल लाइंस में ही मेरा एकोमोडेशन भी है रेलवे का। तो एक ये फैसिलिटी मिली हुई है। उसके अलावा ऑफिशियल कम्यूट करने के लिए व्हीकल मिली हुई है। और पर्क्स में बोला जाए तो रेलवे में स्पेसिफिकली कुछ पर्क्स हैं जो स्पेसिफिक हैं रेलवे सर्विसेज में ही हैं, जो बाकी जगह नहीं होते हैं। रेलवे पासेस, इट्स वन ऑफ देम। रेलवे पास मिलता है, उसकी अलग अलग एंटाइटलमेंट होती है, अलग अलग आप स्केल पे जाते हो।
बेसिक जब आप एज अ ग्रुप ए ऑफिसर ज्वाइन करते हो तो आपका मिनिमम एंटाइटलमेंट जो होता है वो सेकंड एसी का होता है। फिर ओवर द टाइम वो एंटाइटलमेंट बढ़ता जाता है। देन आप दो प्रमोशंस के बाद यू स्टार्ट गेटिंग फर्स्ट एसी एंटाइटलमेंट। तो ये होता है इसमें लगभग 6 सेट पासेस मिलते हैं। मतलब 6 सेट का मतलब है कि 12 जर्नीज टू एंड फ्रो। अगर आप देखो ये प्रिविलेज पास होता है जिसमें आप अपनी फैमिली को भी आप अपने साथ ट्रेवल करवा सकते हो। उसके अलावा ड्यूटी पासेस मिलता है। इट इज बेसिकली फॉर ऑफिशियल जर्नीज। जो भी आपको ऑफिशियल जर्नी करनी होती है वो अनलिमिटेड होता है। तो ऑफिस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जॉब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये मिलता है। बाकी आप अगर फील्ड में होते हो तो यू गेट एडिशनल अलाउंस ऑफ TADA, मतलब ट्रेवलिंग एंड DNS अलाउंस डेली। हाँ, डेली बेसिस पे आपको मिलता है। उसका भी क्राइटेरिया है, आप 8 किलोमीटर के बियॉन्ड जाते हो अपने हेडक्वार्टर से तो आप इसके लिए एंटाइटल्ड होते हो। उसके भी अलग अलग स्लैब्स हैं, अलग अलग रेंज में। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी जो हमारी बेसिक पे होती है, जो DNS अलाउंस होता है, जो ट्रेवलिंग अलाउंस होता है, अगर आपको व्हीकल मिली हुई है तो यू डोंट गेट द ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, यू हैव टू सरेंडर इट। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं।